वन्य जीव संसाधन। इसमें अपन ने भूमि का अध्ययन कर लिया है, मृदा का अध्ययन कर लिया है और जल का अध्ययन कर लिया है। अब आज अपन करेंगे प्राकृतिक वनस्पति का। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव इन दोनों का अध्ययन आज अपन करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति व वन्य जीव इस संसाधन का अपन अध्ययन करेंगे। अब अपन ने जैसे भूमि का उपयोग, उसका संरक्षण, इसी प्रकार मृदा का उपयोग और उसका संरक्षण, इसी प्रकार जल का उपयोग और उसका संरक्षण पढ़ा है। इसी प्रकार अपन प्राकृतिक वनस्पति में वन्य जीव। अब प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है? अब प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जो प्रकृति के द्वारा अपने आप जिन क्षेत्रों में उगती है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वन्य जीव का मतलब है जितने भी जीवित जो प्राणी है वो वन्य जीव संसाधन होता है। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब समझ गए। अब कहीं पर जैसे आप देख सकते हो, कहीं पर वन अधिक पाए जाते हैं, वनों में भी कहीं पर साल के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, कहीं पर शीशम के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, कहीं पर कुछ जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि उपोष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, घास के मैदान, तो ये प्राकृतिक वनस्पति के भाग है कि जिस प्रकार की वहां पर जलवायु होगी वहीं पर प्राकृतिक वनस्पति भी उसी प्रकार की वहां पर उत्पादित होगी। अब प्राकृतिक वनस्पति एक संसाधन किस प्रकार से है? प्राकृतिक वनस्पति का किस तरह से अपन उपयोग करते हैं तो यह संसाधन बन जाती है। संसाधन का अर्थ मैंने तुम्हें बताया था, जो भी उपयोग की वस्तु होती है या जिसका मूल्य निर्धारित होता है उसे संसाधन कहा जाता है। तो यह भी एक संसाधन है। इसमें देखो आपके दे रखा है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव में स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। अब हस्तशिल्प प्रदर्शनी क्या होती है? जो हाथों से बनाए हुए प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी कि विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे प्राकृतिक वनस्पति मैंने बताया जलवायु और तापमान के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, मरुस्थलीय क्षेत्रों में छोटी झाड़ियां ये पाई जाएंगी, पठारी क्षेत्रों में अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी और नदीय क्षेत्रों में अलग प्रकार की। अब देखो भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा हाँ यह जूट से बना है। तो जूट क्या होता है? इसमें प्राकृतिक वनस्पति है ये जूट से बन रही टोकरियां ये बनती है ना, बैग जूट से बनाया हुआ है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? ये बैंत और बांस की बनी हुई है। अब बांस आ गया, दूसरा क्या आ गया इसमें? बांस। यह भी एक प्राकृतिक वनस्पति है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हम ये कह रहे हैं भारत के जो आर्द्र प्रदेश हैं, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र हैं उनमें अधिक वर्षा होने के कारण उसमें बैंत और बांस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित हुई। यह खूबसूरत स्कार्फ देखकर अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और उनसे वो जो एक लाल रस्सी छोड़ते हैं उनसे ये रेशम बनता है। रेशम का कपड़ा जो अपन पहनते हैं ना, तो उससे यह एक धागा सा बनता है रेशम का। ये वो बीज से कीड़े पाले जाते हैं जो सहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं, जिनका मुख्य भोजन सहतूत के जो पत्ते होते हैं ना वो होता है। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्राप्त करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। अब आपके आगे अगर इसका पढ़ने का तात्पर्य अपना क्या था कि इसमें विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैसे रेशम,
स्थल, वायु और जल। और जहां पर ये स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, अब ये तीनों यहाँ पर मिल रहे ना, ये एक जीवित प्राणी को जीने के लिए इन तीनों की जरूरत होती है, वहीं पर है जैवमंडल विकसित होता है। ठीक है, जैवमंडल कहाँ विकसित होता है? जहां पर स्थल, वायु और जल तीनों पाए जाएंगे वहां पर जैवमंडल विकसित होता है। जैवमंडल में देखो, जैवमंडल सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित होती हैं और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहा जाता है। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहा जाता है? एक नाम आगे हो रहा है ना, क्या कहा जाता है? परितंत्र। अब इसमें ये बताया गया है परितंत्र में कि ये सभी जो जीवित प्राणी हैं, ये जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर ये चक्र घूमता रहता है, तो इससे परितंत्र एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? परितंत्र। इसमें ये एक तंत्र का पूरा जाल सा बना हुआ रहता है कि एक जीव दूसरे पे निर्भर है, दूसरा जीव तीसरे पे निर्भर। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती, अब वनस्पति देखो, ये संसाधन का ही नाम है। प्राकृतिक वनस्पति अपन ने पढ़ा ना, अब वनस्पति है, इनसे अपन को क्या क्या लाभ होते हैं? देखो इसमें दे रखा है, वनस्पति अपन होती है। वनस्पति से लकड़ी प्राप्त होती है, औषधि प्राप्त होती है, अपन में लकड़ी, औषधि, विभिन्न प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं अपने को, जड़ी बूटियां जिसे बोलते हैं। इनमें देखो दे रखा, पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं। अब ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ये हमें इमारत बनाने के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं, फर्नीचर भी बनाते हैं ना मकानों में लगाने के लिए, और प्राणियों को आश्रय देते हैं। ये जो पशु पक्षी जो घूमते हैं, इनकी छाया में रहते हैं, या इनके ऊपर ये जो छोटे जानवर हैं, पक्षी होते हैं, ये अपना घोंसला बनाकर ये वहां पे इन पेड़ों में रहते हैं। अब आगे है ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं हमें, जो ये पेड़ पौधे हैं वायुमंडल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो पेड़ पौधों से हमें मिलती है वो हमारे सांस लेने के लिए आवश्यक होती है, नहीं तो अपन जीवित ही नहीं रह सकते अगर ऑक्सीजन गैस नहीं मिलती, जिससे हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा सुरक्षा करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं तो वहां भूमिगत जल भी अधिक पाया जाता है। रक्षक मेघला के रूप में कार्य करते हैं, ये एक प्राकृतिक जो रक्षक मेघला बन जाते हैं। जैसे आपने भी एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं कि खेतों के चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष लगा दिए जाते हैं, जिससे कि जो ये आवारा जंगली पशु होते हैं वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए ये अपने मेघ राशि बना दी जाती है ना, तो ये अपनी रक्षा करते हैं। अब है हमें फल देते हैं, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अति आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, जिसमें आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं। ये प्राकृतिक वनस्पति जो है, इनके उपयोग बताए हैं, लकड़ी, औषधि, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस, जैसे आप लिख सकते हो, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस, प्राकृतिक सुरक्षा और भूमिगत जल स्तर में सुधार। ठीक है, अभी अपन यही तो पढ़े हैं, भूमिगत जल स्तर में सुधार। ये सारे अपने पेड़ पौधों से अपन को ये प्राकृतिक वनस्पति के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब आगे है वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु। अब वन्य जीव किसे कहते हैं? इसमें देखो, प्राकृतिक वनस्पति आपको समझ में आ गया होगा, प्रकृति के द्वारा जो भी उगे हुए जो पेड़ पौधे हैं, इसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ये झाड़ियां, पेड़ पौधे, इन सबको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। इनसे क्या क्या लाभ है अपने को? अभी अपने बड़े लकड़ी प्राप्त होती है, कागज प्राप्त होता है, गोंद प्राप्त होता है, इनसे अपन को शुद्ध वातावरण प्राप्त होता है, भूमिगत जल स्तर सुधरता है, इससे प्राकृतिक सुरक्षा करते हैं ये अपने को,
औषधि प्रदान होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब वन्य जीव है, वन्य जीव किसे कहेंगे? वन्य जीव के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? दो चीजें अपन पढ़ रहे हैं ना, अभी हमने प्राकृतिक वनस्पति पढ़ा, प्राकृतिक वनस्पति मैंने तुम्हें बताया था, वन्य जीव में जो भी जीव जंतु हैं वो सारे आ जाएंगे। इसमें है देखो जंतु, कीट, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना वो, पक्षी और जलीय जीव, जलीय जीव, ये सारे वन्य जीव में आ जाएंगे। जीव जंतु, कीट, कीट का मतलब है छोटे कीड़े मकोड़े, और पक्षी, जलीय जीव, जो जल में जो जीव रहते हैं ना, अनेक प्रकार के जल में भी तो जीव रहते हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे। अब है इनसे अपन को क्या क्या लाभ होता है? जीव जंतु एक तो अपने वातावरण को शुद्ध रखते हैं, क्योंकि ये जो चक्र चलता है ना प्राकृतिक में, प्रकृति में, वो एक जीव जंतु दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को, तीसरे खा के वो शुद्ध वातावरण करते रहते हैं। तो इनसे अपन को क्या क्या प्राप्त होता है? हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे हमें मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और परितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब अपघटक परितंत्र में अपघटक आया है, तो अपघटक में ये है कि जैसे अपने घर में छिपकलियां होती हैं, आपने देखे ना, तो छिपकली छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाती है, उससे उस घर की गंदगी खत्म हो जाती है। अब छिपकली को जैसे सांप खाते हैं, सांप को ऐसे इसी प्रकार एक जीव दूसरे जीव का भोजन है और वो प्राकृतिक वातावरण को संतुलित करते हैं। तो ये वन्य जीवों का भी अपने लिए कितना उपयोग है कि मधुमक्खियां अपने लिए फूलों से शहद प्राप्त करके, रस प्राप्त करके वो अपने लिए शहद बनाती है, ठीक है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है, देखो ये बता रखा है इसमें, और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कार्य के एक आक्रमणजनक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी परितंत्र को संतुलन बनाने के लिए आवश्यक है। अब ये वन्य जीवों में प्राणी कितना भी, चाहे कोई बड़ा है तो छोटे को खाएगा, छोटा है वो उससे छोटे को खाएगा, एक दूसरे का भोजन है और ये परितंत्र का एक चक्र चलता रहता है। एक जीव दूसरे पे निर्भर है, दूसरा जीव तीसरे पे निर्भर है, तीसरा जीव चौथे पे निर्भर है। इसी प्रकार से वो अपना पूरा जो परितंत्र बनता है, तो अपना पूरा जो वातावरण है उसको संतुलित बनाए रखते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति में हमने पढ़ लिया कि प्रकृति के द्वारा जो भी पेड़ पौधे उगाए जाते हैं उनसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। और वन्य जीवों में जीव जंतु, कीट, पक्षी, जलीय जीव सभी ये जीव वन्य जीवों में आते हैं। ये अपने लिए कितने उपयोगी हैं ये मैंने अभी बताया है कि एक जीव दूसरे का भोजन होता है, तो इसलिए यह अपने लिए बहुत ही उपयोगी है। ये पूरे अपने वातावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। अन्यथा बहुत ज्यादा गंदगी फैल जाए, जैसे कोई अगर जानवर मर गया तो अपन वहां जैसे बस्ती से दूर डाल लेते हैं ना उसको, तो उसको क्या करते हैं, जो इसमें वातावरण में जो कई प्रकार के पशु और पक्षी ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे पशु या पक्षी का खा खा के उसको एकदम से वो उनका भोजन होता है। तो मरे हुए पक्षी को अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो वो सड़ जाएगा, वातावरण को दूषित करेगा। लेकिन अगर वो पक्षी खा लेता है दूसरा, तो वो उसका भोजन की पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से ये पर्यावरण को संतुलित करते हैं। अब आगे है अपना कि प्राकृतिक वनस्पति का वितरण किधर है। आगे अपना पॉइंट है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को आपको आ गया होगा समझ में। अब आगे है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, अभी मैंने एक तुम्हें पैराग्राफ पढ़ के बताया था ना कि कहीं पर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बांस मिलते हैं, कहीं पे रेशम पाला जाता है, कहीं पे सूती वस्त्र के लिए उपयोगी चीजें मिलती हैं, कहीं पर आपको ये जैसे झाड़ियां मिलेगी वनस्पति क्षेत्र में। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्राकृतिक वनस्पति पाई
वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। कि जहां पर जैसे तापमान किस पे निर्भर करती है, तापमान और आर्द्रता। तापमान का तो आप समझते ही हो कि तापमान कम है या ज्यादा है। जैसे हर टेम्परेचर में अपना जो तापमान अधिक रहता है उसमें कुछ जीव जंतु या अपन प्राकृतिक वनस्पति की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति में भी कुछ पौधे ऐसे होते हैं, देखो अपने यहाँ भी सर्दियों में फसलें अलग होती हैं और गर्मियों में अलग। तो ये प्राकृतिक वनस्पति भी इसी प्रकार से है कि सर्दियों में अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाएगी। जिस प्रकार का मौसम वहां होगा ना, जिस क्षेत्र में, वहां पर जैसे मैंने अभी बताया उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अपने यहाँ आर्द्रता अधिक पाई जाती है। आर्द्रता का अर्थ क्या है, वातावरण में नमी अधिक पाई जाती है, वहां पर बारिश भी अधिक होती है, तो वहां पर बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, हरे भरे वन पाए जाते हैं वहां पर अत्यधिक। तो और जहां पर अधिक तापमान का मतलब है जैसे अपने राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है, उसमें तापमान अधिक होता है, तो प्राकृतिक वनस्पति वहां पर बहुत ही कम है, झाड़ियां छोटी छोटी यही पाई जाएंगी, क्योंकि पानी की कमी है और तापमान अधिक है, तो वहां पर जो प्राकृतिक वनस्पति जो उत्पादित झाड़ियों को इनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, तो वही उगती है उधर। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। इसमें 4 वर्ग कौन से हैं? वन घास के मैदान, घास स्थल और टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश। अब भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग जाते हैं, इस प्रकार वन प्रचुर मात्रा में वहां पर पाए जाते हैं। जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती है। मैंने अभी बताया जहां पर आर्द्रता कम होगी, नमी कम होगी, पानी की कमी होगी, वहां पर तापमान अधिक होगा, वहां पर अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, और जहां पर आर्द्रता अधिक होगी वहां पर अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी क्षमता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं, क्योंकि नीचे तक वो पानी को खींचकर लाती हैं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और ग्लाइकेन सम्मिलित हैं। अब पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उससे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए और वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। अब अपन पढ़ रहे हैं प्राकृतिक का वितरण में। देखो मैंने अभी बताया है कहीं पर वन अधिक पाए जाते हैं, घास के मैदान स्थल है, कहीं पर टुंड्रा प्रदेश की वनस्पति पाई जाती है, और किस पर निर्भर रहते हैं ये सारी चीजें? तापमान और आर्द्रता। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, जैसे अपने भारत में ही देख लेते हैं एक बार समझने के लिए अपन कि उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है या अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो 7 ये राज्य हैं, इनमें अधिक बारिश होती है। इनमें पहाड़ियां बहुत ही अधिक भी पाए जाते हैं और उनपे वन बहुत अधिक पाए जाते हैं। वन जो है वो बहुत ही अत्यधिक पाए जाते हैं, क्योंकि वहां बारिश अधिक होती है। और इसी प्रकार राजस्थान के क्षेत्र में या पश्चिम में अपने मरुस्थल पाया जाता है, वहां तापमान अधिक है। जहां पर आर्द्रता अधिक होगी वहां पर वन अधिक पाए जाएंगे, और जहां तापमान अधिक होगा वहां पर प्राकृतिक वनस्पति या वन कम पाए जाएंगे। वहां छोटी मोटी घास या झाड़ियां इस प्रकार से ही पाए जाएंगे। तो अब लगातार जैसे, और ये प्रकृति के लिए बहुत ही उपयोगी तत्व है। प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही उपयोगी, क्योंकि अभी अपने इसका उपयोग पढ़ा था ना कि अपन को सांस लेने के लिए, अपन को औषधि के लिए, लकड़ी प्राप्त करने के लिए, और इन सब चीजों के लिए अपन को इन सारी प्राकृतिक वनस्पति की जरूरत रहती है। वातावरण को शुद्ध करने के लिए, कि ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं ना पेड़ पौधे, भूमि का जल स्तर ऊपर उठाने के लिए, कि जैसे वन ज्यादा होंगे तो बारिश भी अधिक होती है,
प्राकृतिक वनस्पति का अपने पे इतना प्रभाव पड़ता है और यह अपने लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन अब क्योंकि अधिक जनसंख्या बढ़ रही है लगातार भारत में, आप देख रहे हो दूसरे नंबर पे है जनसंख्या में विश्व में, तो इन जो ये प्राकृतिक वनस्पति है इनको समाप्त किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बसने के लिए मनुष्य को पहले जहाँ वन थे, आप देख रहे हो, जहाँ पहले वन अधिक पाए जाते थे, जंगल पाए जाते थे, उन सब जगहों को साफ करके मानव अपनी बसावट के लिए, कृषि के लिए जमीन का उपयोग कर रहा है। तो ये एक घातक समस्या है। इस पर किस प्रकार से अपन को काबू पा सकते हैं, इसका क्या उपाय कर सकते हैं, इसका अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, प्राकृतिक संरक्षण। अगला पॉइंट अपन पढ़ेंगे प्राकृतिक संरक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। प्राकृतिक संरक्षण या वन्यजीव संरक्षण, ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे अपन। अब इनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए ये अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन। इतना ये याद भी कर लेना और लिख भी लेना आप, ठीक है ना। ये अपन और अगली क्लास में पढ़ेंगे।